हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ प्रतिभा सिंह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये यूट्यूब चैनल मैंने बेसिकली एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया है और जो मेरा सब्जेक्ट रहेगा वो होगा बायोलॉजी। मैं यहाँ पे बायोलॉजी के लेक्चर वीडियोस आप लोगों के लिए लेकर आया करूंगी और उम्मीद करती हूँ मेरे लेक्चर्स के थ्रू आपके डाउट्स क्लियर होंगे और आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं और भी स्ट्रॉन्ग होंगे। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा दिस वीडियो लेक्चर, इट इज गोइंग टू बी सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन छोटा टॉपिक है, छोटा चैप्टर है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है टू अंडरस्टैंड और आई बिलीव इजी भी है काफी। बस आपको उसके लिए थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए सेल के बारे में, डीएनए क्या होता है, क्रोमोसोम क्या होता है। अगर आपने सेल बायोलॉजी पढ़ी है तो आई थिंक आपको उतना आइडिया होगा और उतने आइडिया के बेस पे आई थिंक वी आर गुड टू गो और हम सेल साइकिल जो है पढ़ना शुरू कर सकते हैं। मैं आपको एनसीईआरटी के थ्रू पढ़ाऊंगी, एक एक लाइन जो है एनसीईआरटी की आपको समझाऊंगी और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि एनसीईआरटी के जो भी चैप्टर हम यहाँ पे पढ़ेंगे उसमें आपका कोई डाउट ना बचे। फिर भी अगर आपका कोई डाउट बचता है, कोई कंफ्यूजन आपको रहता है, तो आप मेरी वीडियोस में कमेंट कर सकते हैं और मुझे बता सकते हैं आपके डाउट्स क्या हैं, या फिर आपको कोई ऐसा डाउट है जो कि मेरे पढ़ाया मैं जो आपको पढ़ा रही हूँ उससे अलग है, तो वो भी आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी कि आपके सारे डाउट्स क्लियर करूं। तो आज का लेक्चर वीडियो शुरू करते हैं। लेट मी टेक यू टू माय स्क्रीन। ओके स्टूडेंट्स, अब हम अपना जो टॉपिक है आज का सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन वो शुरू करने वाले हैं। ये जो सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन का चैप्टर है ये आपका चैप्टर 10 है आपकी 11th क्लास की एनसीईआरटी बायोलॉजी में। तो शुरू करते हैं। मैं आपको एक एक लाइन पढ़ के बिल्कुल उसका एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश करूँगी ताकि कोई भी लाइन आपके एनसीईआरटी की ना छूटे, कोई भी पैरा ना छूटे, किसी भी लाइन का ऐसा ना हो कि आपको मतलब नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि अगर एक भी चीज़ आपकी कॉन्टीन्यूटी में मिस हो जाती है तो जो है अगली चीज़ पे पकड़ करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो आई विल ट्राई माई बेस्ट टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग। बस थोड़ा सा पेशेंस रखना मेरे साथ, जो मैं बोल रही हूँ उसको सुनना, उसको समझने की कोशिश करना। मैं ट्राई करूँगी कि आपके जो कॉन्सेप्ट है बिल्कुल क्लियर हो। देखो बच्चों, बिल्कुल भी इसमें कोई भी रटने की ज़रूरत नहीं है। काफ़ी बार क्या होता है कि स्टूडेंट्स ट्राई करते हैं कि जितने भी जो भी फेजेस होते हैं सेल साइकिल के उसको मतलब सीधा रट लिया जाए, ऐसा नहीं है। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको ऑटोमेटिकली जो स्टेप बाय स्टेप जो फेजेस होते हैं वो आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएंगे और आपको याद भी रहेंगे। तो शुरू करते हैं हम। Are you aware that all organisms, even the largest, start their life from a single cell? You may wonder how a single cell then goes on to form such large organisms. देखो, कोई भी ऑर्गेनिज्म है, आज चाहे कितना भी बड़ा हो दिखने में, कुछ भी उसका साइज़ हो, कितने भी उसके अंदर सेल्स प्रेजेंट हो, लेकिन उसने जब लाइफ शुरू करी थी तो एक सिंगल सेल से स्टार्ट हुआ था। उसका जो लाइफ का प्रोसेस है, लाइफ की जर्नी है, जब स्पर्म और एग मीट करते हैं, जब फर्टिलाइजेशन होता है और जायगोट बनता है, तो वो सिंगल सेल जायगोट होता है। लेकिन वो डिवाइड करते करते एक बच्चा बनता है और वो बच्चा इवन बेबी बोर्न होने के बाद भी ऑर्गेनिज्म कंटिन्यूसली अपनी जो लाइफ में है साइज में ग्रो करता है, सेल्स डिवाइड करते रहते हैं। तो ये एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल्स, इंडीड ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन ऑब्वियसली हर एक सेल का और हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का ये कैरेक्टरिस्टिक है। All cells reproduce by dividing into two, with each parental cell giving rise to two daughter cells each time they divide. देखो, कोई भी सेल है, जब भी ये सेल डिवाइड करेगा तो ये दो डॉटर सेल में डिवाइड करेगा। ये हम इसको मान लेते हैं पेरेंटल सेल, सॉरी पेरेंटल सेल, ठीक है। इस सेल के अंदर न्यूक्लियस है, ये इसका, ये इनका न्यूक्लियस है, और ये जो दोनों सेल्स जो बनेंगे इनको हम बोलेंगे डॉटर सेल्स। डॉटर सेल्स। तो पेरेंटल सेल डिवाइड करके दो एग्जैक्ट सेम डॉटर सेल्स बनाएगा, ठीक है। These newly formed daughter cells can themselves grow and divide, giving rise to a new cell population that is formed by the growth and division of a single parental cell and its progeny. अब देखो, इन डॉटर सेल्स के लिए
इन जो ये जो दो डॉटर सेल्स जो बने हैं पेरेंटल सेल से, इनके लिए इनका पेरेंटल सेल ये है। लेकिन अब जो नए सेल्स बनेंगे, इस डॉटर सेल्स, अब ये डॉटर सेल हम इसको एज अ पेरेंटल सेल कंसिडर करेंगे, क्योंकि अब ये डिवाइड करके दो नए डॉटर सेल्स बनाएगा, फिर ये डिवाइड करके और दो नए डॉटर सेल्स बनाएगा। ऐसे ही जो प्रोसेस है ये चलता रहेगा कॉन्टिन्यूटी में, डिवीजन का, ग्रोथ का। ओके, where were we? Okay. In other words, such cycle of growth and division allow a single cell to form a structure consisting of millions of cells. सही बात है। अब अगर ऐसे ही सेल ग्रो करते जाएंगे, डिवाइड करते जाएंगे, तो जो सेल का नंबर है इट विल ग्रो टू मिलियंस ऑफ सेल्स। Cell cycle. Cell division is a very important process in all living organisms. During the division of a cell, DNA replication and cell growth also takes place. All these processes, cell division, DNA replication and cell growth, hence have to take place in a coordinated way to ensure correct division and formation of progeny cells containing intact genome. इसमें ये बताया गया है कि जो सेल डिवीजन का प्रोसेस है, सेल साइकिल का जो प्रोसेस है, ये बहुत ही कोऑर्डिनेटेड मैनर में होता है। ऐसा नहीं है कि सेल कभी भी रेप्लिकेट कर रहा है, डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा है, फिर ग्रोथ हो रही है, मतलब आगे पीछे ऐसा कुछ नहीं होता है। इसका एक प्रोसेस है और वो प्रोसेस कोऑर्डिनेटेड मैनर में चलेगा। सेल जो है डीएनए रेप्लिकेट करे, सेल ग्रोथ होगी, डीएनए का रेप्लिकेशन होगा, फिर सेल डिवीजन होगा। तो ये कोऑर्डिनेटेड प्रोसेस है, ऐसा नहीं है कि आगे पीछे कुछ भी कभी भी हो जाएगा। क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो फिर क्योंकि एक पेरेंटल सेल से दो डॉटर सेल्स बनने हैं, राइट। तो हमें मेक श्योर करना है कि जब ये दो डॉटर सेल्स बने तो इस पेरेंटल सेल का जो जीनोम है वो एज इट इज इन दोनों सेल्स में कॉपी होके जा पाए सही तरीके से, कोई दिक्कत ना हो, कोई गड़बड़ ना हो। The sequence of events by which a cell duplicates its genome, synthesizes the other constituents of the cell and eventually divides into two daughter cells is termed cell cycle. तो देखो पूरा जो सीक्वेंशियल इवेंट है, हम सेल साइकिल किसको कह रहे हैं, मतलब जो पूरे एक जो सेल साइकिल है अगर हम बताएं तो इसमें क्या होता है कि द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स बाय विच अ सेल डुप्लीकेट्स इट्स जीनोम। जीनोम से मतलब है हमारा डीएनए। जितना भी डीएनए है सेल के अंदर वो पूरा डुप्लीकेट होगा, मतलब रेप्लिकेट होगा, उसकी एक और कॉपी बन जाएगी। उसके बाद जो सिंथेसिस ऑफ अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स, जितने भी सेल के कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, जैसे कि हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी एंड माइटोकॉन्ड्रिया, ये सारे सेल के जो हैं कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, सेल ऑर्गेनल्स हैं, तो ये सब भी जो है डबल हो जाएंगे, ये सब भी डबल हो जाएंगे। और उसके बाद क्या होगा कि सेल डिवाइड कर जाएगा, क्योंकि जब एक सेल से दो डॉटर सेल्स बनेंगे तो भाई दोनों डॉटर सेल्स में जो इस सेल का जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स था, जो भी था, इसके सेल ऑर्गेनल जो भी थे, इसका डीएनए जो भी था, वो इन दोनों सेल्स में आ जाना चाहिए, राइट। इन दोनों सेल्स में वो पेरेंटल सेल से एग्जैक्ट आ जाना चाहिए। तो उसके लिए हमें डीएनए को रेप्लिकेट करना पड़ेगा ताकि दोनों सेल्स में जा पाए बराबर बराबर, और हमारे जो जितने भी सेल ऑर्गेनल्स होंगे वो भी डुप्लीकेट करेंगे ताकि वो भी इन दोनों सेल्स में जा पाएँ, तभी तो एक सेल पूरा बनेगा ना। मतलब सेल सिर्फ डीएनए नहीं हो सकता, सेल के अंदर बाकी कॉन्स्टिट्यूएंट्स भी होते हैं, बाकी ऑर्गेनल्स होते हैं, तो हमें वो भी चाहिए पूरा सेल फॉर्मेशन में, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। लेट्स प्रोसीड। Although cell growth in terms of cytoplasmic increase is a continuous process, जैसे कि जो सेल ग्रोथ है वो हम जो सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्मिक जो कंटेंट होता है, उसका जो साइटोप्लाज्म होता है, वो एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, वो कॉन्टिन्यूसली ग्रो करता रहता है। डीएनए सिंथेसिस अकर्स ओनली ड्यूरिंग वन स्पेसिफिक स्टेज इन द सेल साइकिल। बट जो डीएनए सिंथेसिस है, यानी कि डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए का अपने आप को डुप्लीकेट करने का जो प्रोसेस है, वो किसी एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक सेल साइकिल की स्टेज में हो, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे होगा, वो पूरा टाइम नहीं चलता है। द रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम डीएनए आर देन डिस्ट्रीब्यूटेड टू डॉटर न्यूक्लियाई बाय अ कॉम्प्लेक्स सीरीज ऑफ इवेंट्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन। अब जो ये हमारा डीएनए सिंथेसिस हुआ, रेप्लिकेशन हुआ, ठीक है, अब जब दो डॉटर सेल्स बनेंगे
तो उनके न्यूक्लियाई के अंदर इनको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा और फिर जो है सेल डिवाइड कर जाएगा। दीज इवेंट्स आर देम सेल्फ अंडर जेनेटिक कंट्रोल। देखो कुछ भी हो रहा है हमारी बॉडी के अंदर, कोई भी प्रोसेस है, देखो जो भी हमारी फंक्शनैलिटी है, जो भी हमारे कैरेक्टर्स हैं, सबका जो कंट्रोल है वो जीन्स के पास होता है, जेनेटिक कंट्रोल होता है हर एक चीज़ का। तो इवन जो सेल साइकिल भी है, सेल में कौन सा फेज कब स्टार्ट होगा, कब उसको रुक के दूसरा फेज स्टार्ट करना है, वो सब भी जो है जेनेटिक कंट्रोल के अंडर ही है। नेक्स्ट पेज पे हम चलते हैं। इसमें देखो ये डायग्राम शो कर रखा है, ये पूरा एक सेल साइकिल को दिखा रहा है। हम इस पे आएंगे, पहले एक बार रीड आउट कर लेते हैं। A typical eukaryotic cell is illustrated by human cells in culture. These cells divide once in approximately every 24 hours. देखो अब हम एक ह्यूमन सेल लेते हैं और उसको कल्चर करेंगे, मतलब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में ह्यूमन की बॉडी से अलग हम उसको कल्चर करेंगे और उसको वो सारा न्यूट्रिशन हम प्रोवाइड करेंगे जिसकी उसको ज़रूरत होती है ग्रो करने के लिए, डिवाइड करने के लिए, बट दैट इज़ एक्सटर्नल टू ह्यूमन बॉडी, कल्चर में करेंगे हम ये सब। ठीक है, तो जो ह्यूमन का जो सेल है एक यूकेरियोटिक सेल है और उसको डिवाइड करने में लगभग 24 घंटे का टाइम लग जाता है, अप्रोक्स 24 आवर्स लग जाते हैं। हाउएवर दिस ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल कैन वेरी फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म एंड ऑल्सो फ्रॉम सेल टाइप टू सेल टाइप। मतलब ये जो डिवाइड करने का टाइम है 24 घंटे का हमने बोल दिया ह्यूमन के लिए है, लेकिन अलग अलग जो सेल्स हैं, अलग अलग जो सेल्स हैं वो उनका टाइम डिवाइड करने का अलग अलग हो सकता है, इवन इन अ सिंगल ऑर्गेनिज्म। ठीक है, और अलग अलग ऑर्गेनिजम्स का भी डिवाइड करने का जो टाइम है वो अलग अलग हो सकता है। जैसे कि ईस्ट का एग्जांपल यहाँ पे इन्होंने दे रखा है, दे कैन प्रोग्रेस थ्रू द सेल साइकिल इन ओनली अबाउट 90 मिनट्स। तो ईस्ट में ये जो सेल साइकिल का जो टाइम है ये 90 मिनट्स का है। ठीक है, अब द सेल साइकिल इज डिवाइडेड इनटू टू बेसिक फेजेस, इंटरफेज एंड एम फेज। एम फेज इज ऑल्सो कॉल्ड माइटोसिस फेज या माइटोटिक फेज। यहाँ पे एक बार हम ये डायग्राम देख लेते हैं। देखो यहाँ पे एम फेज दिखा दिया इन्होंने, ये पूरी सेल साइकिल है, बेसिकली ये पूरी सेल साइकिल है और इसके अंदर ये जो यहाँ से यहाँ तक दिखाया गया है, यहाँ से यहाँ से यहाँ तक का जो ये साइकिल है ये इंटरफेज बोलेंगे इसको हम। क्या बोलेंगे? लेट मी राइट इट डाउन हियर, इंटरफेज, राइट। तो हमने देखा ये पूरा हो गया इंटरफेज यहाँ से यहाँ तक, और ये जो पूरा है यहाँ से यहाँ तक का जो सेल साइकिल का फेज है उसको बोलेंगे एम फेज। ठीक है, लेट्स रीड आउट नाउ। इंटरफेज में हम एक बार देख लेते हैं कि यहाँ पे G1 फेज दिखाया है, फिर S फेज है, फिर G2 फेज है, फिर ये M फेज के अंदर डिफरेंट इन्होंने प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज दिखाया है, फिर साइटोकाइनेसिस यानी कि सेल डिवाइड करेगा। तो अब ये सारे जो फेजेस हैं हम एक बार इनको सही से हम पढ़ेंगे और इनको जानेंगे कि इनमें क्या क्या हो रहा है। तो इंटरफेज एंड एम फेज हमने देख लिया। द एम फेज रिप्रेजेंट द फेज when the actual cell division or mitosis occur, and the interphase represent the phase between two successive M phase। देखो जो ये M phase है, माइटोटिक फेज, यहाँ पे एक्चुअली सेल डिवाइड करेगा, मतलब यहाँ पे जो सेल है हमारा वो दो डॉटर सेल्स में डिवाइड कर जाएगा, दो डॉटर सेल्स में फाइनली डिवाइड कर जाएगा। कहाँ पे? एम फेज पे। तो इसको बोलेंगे कि यहाँ पर एक्चुअल सेल डिवीजन हो रहा है। और जो हमारा जो इंटरफेज है वो दो सक्सेसिव एम फेज के बीच में आ रहा है। देखो यहाँ पर इंटरफेज खत्म हुआ, यहाँ पर एम फेज स्टार्ट हो गया हमारा, फिर ये एम फेज चलेगा, ये खत्म होगा तो फिर से इंटरफेज स्टार्ट हो जाएगा। तो दो सक्सेसिव एम फेज के बीच में हमारा इंटरफेज आ रहा है। इट इज सिग्निफिकेंट to note that in 24-hour average duration of cell cycle of a human cell, cell division proper lasts for only about an hour. The interphase lasts more than 95% of the duration of the cell cycle. इसमें ये बोल रहे हैं कि 24 आवर्स की जो हमारी साइकिल है, 24 आवर्स की जो हमारी ह्यूमन की सेल साइकिल है, उसमें जो सेल डिवीजन जो हो रहा है, हमने भी बताया कि एम फेज में सेल डिवीजन होगा, तो एम फेज में जो सेल डिवीजन हो रहा है वो एक्चुअली उसमें 1 ही घंटा लग रहा है। इट इज़ ओनली टेकिंग 1 hour टू सेल टू गेट डिवाइडेड इनटू 2 डॉटर सेल्स। बाकी टाइम में क्या हो रहा है, बाकी 23 आवर्स में क्या हो रहा है? देखो इस इमेज में भी हम देख पा रहे हैं कि जो इंटरफेज है वो बहुत बड़ा फेज है, आपको क्लियरली दिख रहा है। यहाँ पर जो एम फेज है उसको थोड़ा छोटे में रिप्रेजेंट किया गया है।
तो जो ये एम फेज़ है इसको सिर्फ 1 घंटा लग रहा है होने में, क्योंकि इस एम फेज़ में ही एक्चुअल सेल डिवीजन हो रहा है, ठीक है। बाकी की जो 23 आवर्स हैं उनमें ये पूरा इंटरफेज की सेल साइकिल यहाँ तक की चल रही है। इसमें G1 फेज़ आएगा, फिर S फेज़ आएगा, फिर G2 फेज़ आएगा। ओके, तो जो G1 फेज़ है वो मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए लिख देती हूँ, थोड़ी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। G1 फेज़ के लिए हमारे पास 8 से 12 घंटे का टाइम होता है, ये थोड़ा वेरिएबल है, ठीक है। G2 फेज़ में हमारे पास 6 से 8 घंटे का जो है टाइम होता है, और जो सॉरी दिस इज़ फॉर S फेज़, दिस इज़ फॉर S फेज़। S फेज़ 6 से 8 घंटे का टाइम लेगा, और G2 फेज़ जो S फेज़ के बाद आएगा उसमें लगभग 3 से 4 घंटे का टाइम लगेगा। इट विल टेक 3 to 4 आवर्स ऑफ टाइम। तो 95% यू कैन सी 95% जो है वो इंटरफेज में ही निकल जा रहा है, और 5% हमारा जो है एम फेज को होने में लग रहा है। क्लियर? हमने बताया कि 24 आवर्स की पूरी सेल साइकिल है ह्यूमन सेल्स की, तो इस साइकिल को कंप्लीट होने में टोटल 24 आवर्स लग रहे हैं, बट 1 घंटा जो है दैट इज 5% ऑफ द टोटल सेल साइकिल टाइमिंग, 1 घंटा जो है एम फेज में लग रहा है, और बाकी के जो 95 जो परसेंट है दैट इज 23 आवर्स वो हमारा इंटरफेस को कंप्लीट होने में लग रहा है, ठीक है। इसके मैंने अलग अलग फेज का टाइमिंग मैंने आपको यहाँ पे नोट डाउन करवा दिया है, यू कैन सी दिस। ओके, लेट्स प्रोसीड। The M phase starts with the nuclear division corresponding to the separation of daughter chromosome, karyokinesis, and usually ends with division of cytoplasm, that is cytokinesis। मतलब M phase का मतलब देखो, इंटरफेज में तो सेल प्रिपेयर कर रहा होता है अपने आप को डिवीजन के लिए, ठीक है, बट एम फेज में एक्चुअल डिवीजन होता है। तो जब सेल जब रेडी है डिवाइड करने के लिए, मान लो ये सेल हमारा अभी रेडी है डिवाइड करने के लिए 2 डॉटर सेल्स में, और ये डिवीजन एम फेज में हो रहा है, तो क्या होगा, जो न्यूक्लियर डिवीजन है वो होगा पहले, जितने भी हमारे जो क्रोमोसोम्स हैं वो इन दोनों डॉटर सेल्स में इक्वली जाएंगे। मतलब इस सेल के अंदर ही जो है न्यूक्लियर ये सेपरेट होना स्टार्ट हो जाएगा, और जो क्रोमोसोम्स है वो हमारे जो डॉटर क्रोमोसोम्स है वो हमारे इक्वली सेपरेट होना स्टार्ट हो जाएंगे। उसको न्यूक्लियर जो डिवीजन होगा उसको हम बोलेंगे कैरियोकाइनेसिस। उसके बाद क्या होगा, कैरियोकाइनेसिस के बाद हमारा जो सेल है, सेल का जो साइटोप्लाज्म है वो भी डिवाइड कर जाएगा और 2 डॉटर सेल्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ऐसे हमारे जो 2 डॉटर सेल्स है फॉर्म हो जाएंगे। ओके, पहले कैरियोकाइनेसिस होगा, न्यूक्लियर डिवीजन, उसके बाद जो है हमारा साइटोकाइनेसिस होगा, दैट इज डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म के साथ साथ जितने भी सेल की कॉन्स्टिट्यूएंट्स है वो भी 2 डॉटर सेल्स में आ जाएंगे। द इंटरफेज दो called the resting phase, it is the time during which the cell is preparing for division by undergoing both cell growth and DNA replication in an orderly manner। देखो, ये तो क्लियर बात है कि एम फेज तभी होगा जब सेल बिल्कुल रेडी है डिवाइड करने के लिए, उसके पास जो डीएनए का कंटेंट है वो डबल हो चुका है, उसकी ग्रोथ हो चुकी है, और अब वो 2 सेल्स में 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड हो सकता है। तो ये जो पूरा जो प्रोसेस है, प्रिपेरेटरी जो फेज है, हम इसको रेस्टिंग फेज बोल रहे हैं इंटरफेज को, क्योंकि यहाँ पे कोई डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं, सॉरी डीएनए ये सेल का डिवीजन नहीं हो रहा है, इसलिए हम इसको रेस्टिंग फेज तो बोल रहे हैं, बट यहाँ पर जो है सेल हमारा प्रिपेयर कर रहा है डिवीजन के लिए। यहाँ पे सेल ग्रोथ होगी और डीएनए का रेप्लिकेशन होगा, ठीक है। अब जो हमारे पास जो इंटरफेज है उसको हम फर्दर 3 फेजेस में डिवाइड कर देते हैं। G1 फेज दैट इज गैप 1, S फेज जिसको सिंथेसिस फेज भी बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे हमारा डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा है, G2 फेज इसको गैप 2 बोल देते हैं। तो G1 फेज में क्या हो रहा है हमारे पास, G1 फेज कोरिस्पोंड टू द इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। देखो, ये माइटोसिस यहाँ पे हमारा खत्म होगा, ओके, यहाँ पे माइटोसिस खत्म होगा, ये माइटोसिस चल रहा था पूरे, माइटोसिस के फेजेस थे, यहाँ पे माइटोसिस खत्म हुआ, G1 स्टार्ट हुआ। तो G1 जब हो जाएगा कंप्लीट तो जो है S फेज में जाएगा सेल, जहाँ पे डीएनए की रेप्लिकेशन होगी। तो हमारा G1 कहाँ पे फॉल हो रहा है, माइटोसिस से बाद में और डीएनए रेप्लिकेशन से पहले, कि ये जो फेज है इसको हम बोलेंगे G1 फेज। ओके, ड्यूरिंग G1 फेज द सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव
ओके, एंड continuously grow but does not replicate its DNA. सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव है, मतलब कि यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन हो रहा है, सेल की ग्रोथ हो रही है यहाँ पर, ठीक है, ऑर्गेनल्स डबल हो रहे हैं, दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब डबल हो रहे हैं, बट यहाँ पर डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होगा, बट डज नॉट रेप्लिकेट इट्स डीएनए। ओके, ग्रोथ हो रही है, सब चीज़ें हो रही है, इट इज़ मेटाबॉलिकली एक्टिव, बट यहाँ पर डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होगा, डीएनए का रेप्लिकेशन होगा एस फेज में। एस फेज और सिंथेसिस फेज marks the period during which DNA synthesis or replication takes place. During this time, the amount of DNA per cell doubles. If the initial amount of DNA is denoted as 2C, then it increases to 4C. ये बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, ये अक्सर मतलब लगता है कि समझ में आ गई, बट जब क्वेश्चन आता है तो फिर हम थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं आंसर देने में, तो हमें डीएनए और पहले क्रोमोसोम को थोड़ा समझना पड़ेगा, उनके डिफरेंसेस को बिल्कुल क्लियरली जो है देखना पड़ेगा। मैं एक बार इसको पूरा रीड आउट कर देती हूँ, देन आई विल एक्सप्लेन व्हाट दिस इज सेइंग। हाउएवर, देयर इज नो इंक्रीज इन द क्रोमोसोम नंबर if the cell had diploid or 2n number of chromosome at G1, even after S phase the number of chromosome remains the same, that is 2n. तो इसमें इस लाइन में इन्होंने ये बोला कि एस फेज जो होगा हमारा सिंथेसिस फेज होगा, इस पीरियड के अंदर डीएनए का सिंथेसिस या फिर रेप्लिकेशन होगा। ये रहा हमारा एस फेज जो कि G1 के बाद में है और G2 से पहले है, तो यहाँ पर हमारा डीएनए का रेप्लिकेशन होगा एस फेज में, इट इज सिंथेसिस फेज। अब ये कह रहा है कि एस फेज में अभी मान लो कि हमारे पास जो G1 फेज था उसमें 2C हमारा जो है डीएनए का कंटेंट था, डीएनए का अमाउंट क्या था 2C, लेकिन ये कह रहे हैं कि अगर 2C था तो जब ये एस फेज में जाएगा तो यहाँ पर डीएनए का रेप्लिकेशन होके ये अमाउंट 4C हो जाएगा, 4C हो जाएगा। कैसे? लेकिन एट द सेम टाइम ये कह रहे हैं कि डीएनए का तो अमाउंट डबल हो गया, बट क्रोमोसोम का जो नंबर है वो सेम रहेगा। व्हाट दे आर सेइंग, देखो ये स्टेटमेंट दोबारा पढ़ते हैं हम एक बार। इट इज सेइंग if the initial amount of DNA is denoted as 2C, then it increases to 4C. DNA का अमाउंट अगर 2C था तो 4C हो गया S फेज के बाद। However, there is no increase in the chromosome number. क्रोमोसोम नंबर लेकिन हमारा सेम रहेगा। अगर 2n अगर हम क्रोमोसोम नंबर ले लें, ठीक है, सेल अगर डिप्लॉयड है तो हम 2n बोलेंगे, तो 2n अगर हम ले लें तो ये 2n चेंज नहीं होगा, 2n था तो 2n ही रहेगा क्रोमोसोम का नंबर, ठीक है, एस फेज के बाद भी। अब इसको एक बार मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करती हूँ और अच्छे से, ताकि कोई डाउट ना रह जाए। तो देखो बच्चों, इसको एक बार आप अच्छे से समझने की कोशिश करना। देखो यहाँ पर एम फेज में हमें क्रोमोसोम्स दिख रहे हैं, क्योंकि एम फेज में ही क्रोमोसोम्स दिखते हैं, क्योंकि सेल अब यहाँ पे डिवाइड होने वाला है, तो इट्स बेटर कि हम क्रोमोसोम, क्योंकि कंडेंस्ड होते हैं, देखो कंडेंस्ड होते हैं। देखो जीवन में जैसे कि ये हमारा डीएनए पड़ा हुआ है, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, ये डीएनए है, इसको इस फॉर्म में हम क्रोमेटिन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? क्रोमेटिन। बट जब डीएनए कंडेंस हो जाता है तो उसको हम क्रोमोसोम बोलते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हो, तो एम फेज में ही क्रोमोसोम्स विजिबल होते हैं, क्योंकि एम फेज तक पहुँचते पहुँचते जो हमारा डीएनए जो रेप्लिकेट हुआ है एस फेज में, वो जो है कंडेंस हो जाता है और क्रोमोसोम की फॉर्म में आ जाता है, क्योंकि ईजी हो पाएगा क्रोमोसोम्स को दो डॉटर सेल्स में भेज पाना। अब ये तो देखो सब फैला फैला सा पड़ा हुआ है, बिल्कुल स्ट्रक्चर जो है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हो, इसको डिवाइड करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा दो सेल्स में, राइट। तो इनको कंडेंस करके हम क्रोमोसोम की फॉर्म में ला के फिर इसको दो डॉटर सेल्स में भेजते हैं। तो देखो यहाँ पर जीवन फेज में हमें ये दिख रहा है, डीएनए दिख रहा है, हमारा क्रोमेटिन दिख रहा है, लेकिन अगर हम इसको रिप्रेजेंट करें, इस पूरे डीएनए को क्रोमोसोम की फॉर्म में, इसके ऊपर जितने भी जीन्स हैं उसको हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे देखो ये, क्योंकि हम डिप्लॉयड हैं तो हमारे पास देखो एक जो ये क्रोमोसोम है ये मदर से आया होगा, एक फादर से आया होगा, राइट। मान लेते ये मदर से आया है, ये फादर से आया है, तो ये इसका होमोलोगस पेयर हो गया। देखो सेम कैरेक्टर के लिए ये जीन यहाँ पर है, ये कैपिटल टी है, ये स्मॉल टी है, मैंने सिर्फ रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे इधर स्मॉल कर दिया, ये कैपिटल टी भी हो सकता है ना, क्योंकि पेरेंट्स से जो जीन्स हमें मिल रहे हैं वो कुछ भी हो सकते हैं, वो एक रैंडम प्रोसेस है। तो मान लेते हैं यहाँ पे फादर से हमारे पास स्मॉल टी आया और मदर से कैपिटल टी आया, ठीक है, इस पर्टिकुलर ट्रेट के लिए।
तो देखो ये क्रोमोसोम नंबर 1 हो गया, ये क्रोमोसोम नंबर 2 हो गया, ये 3 और 4 5 6 7 8। हमें पता है कि हम ह्यूमंस के अंदर टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं 46। ठीक है, तो आप समझ लीजिए ये मैंने यहाँ तक 8 तक क्रोमोसोम बनाए हैं और ये हमारे पास टोटल होते हैं 46। ये पेयर्स में होते हैं, राइट। तो ये कुछ ऐसे दिखेंगे। तो ये तो जीवन फेज में हमने क्रोमोसोम्स को ऐसा कुछ ड्रॉ कर लिया। ठीक है, यहाँ पर देखो ये एक क्रोमेटिड है और यही एक क्रोमोसोम है। यह 1 क्रोमोसोम इज इक्वल टू 1 क्रोमेटिड। ठीक है, एक जो क्रोमोसोम है वो एक क्रोमेटिड के बराबर है। अब एस फेज में जाएंगे, एस फेज में जाएंगे तो ये जो डीएनए है ना, ये बिल्कुल डबल हो जाएगा, इसकी कॉपी बन जाएगी रेप्लिकेशन के थ्रू। तो डीएनए हमारा डबल हो गया। मान लीजिए हमारा पहले डीएनए का जो अमाउंट था वो 2C था और अब यहाँ के एंड में, एस फेज के एंड में हमारे पास ये 4C हो गया। ओके, तो अब देखते हैं कि अब हम अगर देखें तो यहाँ पर जो 4C हुआ है वो कैसा दिखेगा। देखो ये सेम, ये वाला जो है क्रोमोसोम ये रहा हमारा, ये वाला क्रोमोसोम ये रहा हमारा, लेकिन आप देख रहे हो क्रोमोसोम तो वही है लेकिन इसका जो डीएनए का अमाउंट है वो डबल हो गया है। देखो जीन का कॉपी हो गया है, ये पहले सिर्फ हमारे पास ये था, अब ये भी बन गया है। तो जो हमारे पास जितने भी जीन्स थे इस क्रोमोसोम्स के, जो जितना भी डीएनए का कंटेंट था वो सब डबल हो गया है। ये आप देखो, ये वाला जो था हमारे पास, यहाँ पर इसकी एक और क्रोमेटिड बन गई है, डीएनए का अमाउंट डबल हो गया है, यहाँ पर भी डीएनए का अमाउंट डबल हो गया है। तो जितने भी हमारे 46 क्रोमोसोम्स थे सबके अंदर जो डीएनए का अमाउंट है वो डबल हो गया है। पर हमने जैसा कि बोला कि क्रोमोसोम का नंबर तो भाई सेम है, डीएनए का ही अमाउंट डबल हुआ है लेकिन क्रोमोसोम का नंबर तो सेम है। कैसे? यहाँ पर एक क्रोमोसोम इज इक्वल टू एक क्रोमेटिड, पर यहाँ पर 1 क्रोमोसोम इज इक्वल टू 2 क्रोमेटिड्स। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर अभी भी ये जो दोनों क्रोमेटिड्स हैं ये जुड़ी हुई हैं, तो हम इनको एक ही क्रोमोसोम कंसिडर करेंगे। भले ही डीएनए का अमाउंट जो है ऑब्वियसली जीन्स डबल, जितने भी डीएनए के अंदर कंटेंट था वो सब डबल हो गया है, लेकिन क्रोमोसोम सेम रहेगा क्योंकि ये जो डबल हुआ है ना अमाउंट, ये क्रोमेटिड जो नया बना है ये अभी भी एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो इसको हम जब तक ये कनेक्टेड हैं क्रोमेटिड्स एक दूसरे से, तब तक हम इसको एक ही क्रोमोसोम कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पर 1 क्रोमोसोम इज इक्वल टू 1 क्रोमेटिड और यहाँ पर 1 क्रोमोसोम्स इज इक्वल टू 2 क्रोमेटिड। तो क्रोमोसोम नंबर तो सही रहेगा, यहाँ पर भी इसको एक क्रोमोसोम कंसिडर कर रहे थे और यहाँ पर भी डीएनए का अमाउंट डबल हो गया है, बट ये क्रोमोसोम तो एक ही माना जाएगा बिकॉज दीज बोथ क्रोमेटिड्स आर स्टिल कनेक्टेड टू ईच अदर। और जब तक ये जुड़े रहेंगे हम इनको अलग क्रोमोसोम कंसिडर नहीं करेंगे। जिस टाइम पे ये सेपरेट हो जाएंगी दोनों क्रोमेटिड्स, तब हम इनको अलग अलग क्रोमोसोम जो है कंसिडर कर सकते हैं। तो सिंपल फंडा यही बताया गया था कि एस फेज के बाद भाई जो डीएनए का अमाउंट है वो 2C से 4C हो गया, बट जो क्रोमोसोम है वो 2N था, अगर उसकी प्लॉइडी तो 2N ही रहेगी। आई होप दिस इज क्लियर नाउ। तो इसको हम कंप्लीट करते हैं, कंप्लीट पढ़ लेते हैं। इन एनिमल सेल्स ड्यूरिंग द एस फेज डीएनए रेप्लिकेशन बिगिंस इन द न्यूक्लियस एंड द सेंट्रियोल डुप्लीकेट्स इन द साइटोप्लाज्म। तो एस फेज के अंदर जब सेल साइकिल जाती है तो एस फेज के अंदर में पता है डीएनए का रेप्लिकेशन तो होगा ही होगा, और जैसे ही डीएनए का रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा न्यूक्लियस के अंदर, वैसे ही उसी टाइम पे ही जो सेंट्रियोल बनना जो है स्टार्ट हो जाएंगे। सेंट्रियोल्स का जो डुप्लीकेशन है, सेंट्रियोल साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होती है हमें पता है, तो साइटोप्लाज्म में सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन भी स्टार्ट हो जाएगा। ड्यूरिंग द G2 फेज प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड इन प्रिपरेशन फॉर माइटोसिस वाइल सेल ग्रोथ कंटिन्यूज। तो G2 फेज में क्या होता है, जो भी प्रोटीन्स हमें माइटोसिस के टाइम पे, सेल डिवीजन के टाइम पे चाहिएंगे, उन सब का सिंथेसिस जो है स्टार्ट रहता है मतलब कि G2 फेज के अंदर, और जो है सेल ग्रोथ भी कंटिन्यूसली होती रहती है। नेक्स्ट पेज पे हम चलते हैं। अब सम सेल्स इन द अडल्ट एनिमल्स डू नॉट अपीयर टू एग्जिबिट डिवीजन, जैसे कि हर्ट सेल्स, and many other cells divide only occasionally as needed to replace cells that have been lost because of injury or cell death। तो जो बहुत सारे जो अडल्ट एनिमल सेल्स होते हैं वो ऐसा भी होता है कि वो डिवाइड नहीं करेंगे, जैसे कि हमारे हर्ट सेल्स। तो ज़रूरी नहीं है कि जितने भी हमारे बॉडी के सेल्स हैं, सोमेटिक सेल्स है, वो डिवाइड ही करें, मल्टीप्लाई ही करें, नहीं। कुछ सेल्स ऐसे भी होते हैं जो डिवीजन करना बंद कर देते हैं, जैसे कि हमारे हर्ट सेल्स। और कुछ सेल्स ऐसे होते हैं वो ओकेशनली डिवाइड करते हैं, जब ज़रूरत होती तभी डिवाइड करते हैं। मान लो इंजरी हो गई या सेल डेथ हो गई,
तो क्या होगा कि अब बॉडी को ज़रूरत है कि जो सेल डाई कर चुके हैं उनको रिप्लेस करके नए सेल्स बनाए, तो वहाँ पर सेल डिवीजन होगा। These cells that do not divide further exit G1 phase to enter an inactive stage called quiescent phase, G0 phase of the cell cycle। अब कुछ सेल्स जो कि एग्जिट कर चुके हैं सेल साइकिल को, वो G0 फेज में चले जाएंगे। मतलब कि अब वो ऐसे क्वेश्चन स्टेज में है जहाँ पे वो दे विल एक्ट एज अ रिजर्वोयर, मतलब जब ज़रूरत पड़ेगी तो वो सेल साइकिल को कंटिन्यू कर लेंगे, वापस से G1 स्टेज में चले जाएंगे, फिर S फेज, फिर G0, तो वापस से सेल साइकिल दोबारा स्टार्ट हो सकती है उनके अंदर। दे विल एक्ट एज अ रिजर्वोयर, जब ज़रूरत पड़ेगी तो दे विल कंटिन्यू टू स्टार्ट द सेल साइकिल अगेन। Cells in this stage remain metabolically active but no longer proliferate unless called on to do so depending on the requirement of the organism। जैसे कि मैंने बताया, जब ज़रूरत होगी तो वापस से ये जो है प्रोलिफरेट करना स्टार्ट कर जाएंगे। अदरवाइज क्वेश्चन फेज में भी जो ये सेल्स हैं ये मरे तो नहीं है, इनके अंदर एक्टिविटीज़ जो है इनकी वो तो चल रही है, तो दे आर मेटाबोलिकली एक्टिव बट प्रोलिफरेट नहीं कर रहे हैं, बस डिवाइड नहीं कर रहे हैं। In animals, mitotic cell division is only seen in the diploid somatic cells। एनिमल्स के अंदर तो सिर्फ जो है ये डिप्लॉयड सोमेटिक सेल्स जो होंगे, जो हमारे बॉडी के जो सेल्स होते हैं, दे आर टू एंड राइट, वे आर डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स, तो सिर्फ उन्हीं के अंदर सेल डिवीजन होगा, उन्हीं के अंदर माइटोटिक सेल डिवीजन होगा। जबकि देर आर फ्यू एक्सेप्शंस टू दिस वेयर हैप्लॉइड सेल्स डिवाइड बाय माइटोसिस, फॉर एग्जांपल मेल हनी बीज। तो इसमें एक एग्जांपल बताया गया है कि भाई एक्सेप्शन है ये कि जहाँ पर हैप्लॉइड सेल्स भी डिवाइड करेंगे माइटोसिस के थ्रू, सिर्फ डिप्लॉइड सेल्स ही नहीं, हैप्लॉइड सेल्स भी डिवाइड करेंगे माइटोसिस के थ्रू, और इसका एग्जांपल बताया गया मेल हनी बीज। मेल हनी बीज के अंदर ऐसा होता है। अगेंस्ट दिस द प्लांट्स कैन शो माइटोटिक डिवीजन इन बोथ हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड सेल्स। प्लांट्स में भी हैप्लॉइड और डिप्लॉइड दोनों सेल्स के अंदर जो है माइटोटिक डिवीजन होगा, और इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में चैप्टर 3 में बताया गया है। अब वो हम जब चैप्टर पढ़ेंगे तो हम वहाँ देखेंगे। ओके, दिस इज़ इट फॉर दिस पर्टिकुलर लेक्चर। मैं जो आगे है एम फेज जो है आपको नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करूँगी। ये चैप्टर कंप्लीट करने के लिए मुझे 3-4 वीडियो लेक्चर्स मुझे लग जाएंगे, 3-4 वीडियोस मुझे जो है बनानी पड़ेंगी। बट आई होप कि जो मैंने आज आप लोगों को समझाया वो आपको पूरा समझ में आया हो, बिल्कुल क्लैरिटी आपको मिली हो कि सेल साइकिल क्या होती है, उसके जो डिफरेंट स्टेजेस हैं वो क्या होते हैं, और उन स्टेजेस में क्या क्या हो रहा है। अभी हमने इंटरफेस जो है कवर किया है, एम फेज हम आगे आने वाली वीडियो में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू गोट अ क्लियर आइडिया अबाउट सेल साइकिल, और जो चीज़ें मैंने आपको समझाई वो आपको अच्छे से समझ आई होंगी। थैंक यू।